सामाजिक विज्ञान का भूगोल का अध्याय 4, जिसमें खनिज संसाधन और औद्योगिकरण। इसके पिछले वीडियो में हमने खनिज संसाधन, औद्योगिकरण किस तरीके से हुआ और उद्योग की स्थापना किस तरीके से हुआ था, इसके बारे में चर्चा भी किए थे, समझे थे। आइए आज आगे देखते हैं इनका खनिज संसाधन और औद्योगिकरण में, जिसमें उद्योग नीति और भारत में बृहद औद्योगिक प्रदेश के बारे में चर्चा करते हैं। अगला है आज का हमारा औद्योगिक नीति। इसके पहले हमने उद्योग की स्थापना के बारे में समझा था, किस तरीके से उद्योग की स्थापना हुई थी। लेकिन आइए आज देखते हैं जिसमें उद्योग नीति। तो इसमें है उद्योग की स्थापना, जिसमें सरकार की नीति पर निर्भर रहती हैं। यदि सरकार औद्योगिक नीति या उद्योगों की स्थापना के लिए उदार नहीं होगी तो कोई भी उद्योगपति नहीं कर सकते, उद्योग नहीं लगा सकते और आगे भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह उद्योगपति ऐसे देशों में अपनी पूंजी निवेश करते हैं जहां शासकीय नीति लचीली होती हैं, मतलब जहां शासन अर्थव्यवस्था का हस्तक्षेप कम से कम करें और कम से कम हो, जहां बुनियादी सुविधाएं जो हैं जैसे सड़क, बिजली व यातायात व्यवस्थित हो सके। तो इसके लिए नई उद्योग नीति का प्रभाव, जिसमें इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आ जाता है जिसमें उदारीकरण। तो उदारीकरण का अर्थ ले सकते हैं आप, जैसे नियमों या प्रक्रियाओं को आसान बनाकर या लाइसेंस पिरामिड राज को कम करना। और इसमें ये भी आ सकता है जैसे विदेश कंपनी अपने प्रौद्योगिक या तकनीकी के साथ भारत में कारखाने लगा सकते हैं, जहां औद्योगिक विकास के लिए किया गया है। लेकिन यह जब 7वीं पंचवर्षीय योजना काल अपनाया जाए, तो जिसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसे भी अधिक प्रोत्साहित किया गया था, जिसमें उदारीकरण को अत्यधिक प्रभाव मिला। अगला है जिसमें निजीकरण। जैसे सरकार द्वारा क्या होता है, सार्वजनिक उपक्रम को निजी हाथों में बेचा जाना, या फिर उपक्रम का जो निजीकरण है उसे कह सकते हैं। लेकिन विगत सालों से यह हो रहा है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसका उपक्रम जो है घटते लाभ को देखते हुए इनका प्रबंधन भी निजी क्षेत्र या भागीदारी बढ़ाने, साथ ही साथ घाटे में जो चल रहे हैं या बीमार उपक्रम को बंद करना, और साथ ही साथ सार्वजनिक उपक्रमों को लगातार बढ़ती समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने भी अपनी आर्थिक सुधार और कार्यक्रम की श्रृंखला में उपक्रमों को निवेश किया, जिससे सार्वजनिक उपक्रम के निजीकरण का मार्ग खोल भी दिया था। और इसी प्रक्रिया में सरकार ने सार्वजनिक उपक्रम के अंशों को भी बेचना आरंभ किया। आगे देखते हैं जिसमें वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण है। तो इसमें क्या था, 1980 से 1990 के जब दशक की शुरुआत हुई थी, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के तहत पूंजी के तो साथ साथ वस्तु एवं सेवाएं और साथ में श्रमिक संसाधन ऐसे एक देश से दूसरे देश को क्या करते थे, स्वतंत्रता पूर्वक आ तो जा सकते थे। लेकिन वैश्वीकरण का मुख्य जोर जो है घरेलू विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर किया जाता है, क्योंकि वैश्वीकरण को हम 2 तरह से भी समझ सकते हैं। जिसमें पहला आता है जैसे आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रिया। अगर इसके बारे में सोचा जाए तो उत्पादन और वितरण जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, लेकिन साथ ही साथ देशों के बीच उत्पादन, पूंजी, श्रम, विचार, संस्कृति के आवागमन या लेन देन में जो बाधाएं थी उसे ख़त्म भी करना आवश्यक है, क्योंकि पूरे विश्व में इन सब बातों के जो बेरोक टोक जो है उसने लेन देन को कर सकते थे। वैश्वीकरण के आगे बढ़ने के लिए सुझाई जो नीति है उसमें भी उदारीकरण नीति को कह सकते हैं। भारत की बृहद औद्योगिक प्रदेश। जैसा कि औद्योगिक विकास की विशेषता यह थी कि यदि एक स्थान से अगर कुछ उद्योग विकसित हो जाते हैं तो अन्य उद्योग भी क्या होते हैं, उसमें वही आकर्षित हो जाते हैं, और वहाँ आवश्यक सुविधाएं जैसे कुशल श्रमिक है, परिवहन, मशीन के पुर्जे और व्यापार का प्रबंध, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, उद्योग को बृहद या विकसित कर सकते हैं। यही कारण है कि औद्योगिक केंद्र विशाल नगरों के आसपास या इलाकों में फैला जाता है, तो उससे आसपास के नगरों में कई उद्योग पनपने लगते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे, इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश भी विकसित हो सकता है और साथ ही सरकार की नीति में भी विकसित होने के लिए वह सहयोग दे सकता है। लेकिन जब
कई प्रकार के उद्योगों का विकास स्थानीय रूप से अगर उपलब्ध हो रहा है तो उसमें जो सुविधाओं को ध्यान में रखकर किसी खास क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, तेजी से विकसित किया जा सकता है। और इसमें ऐसा भी होता है जो औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। भारत में लगभग निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेश शामिल हैं, जिसमें पहला है मुंबई पुणे प्रदेश, दूसरा है हुगली प्रदेश, तीसरा है बेंगलुरु कोयम्बटूर प्रदेश, चौथा गुजरात प्रदेश, पांचवा है छोटा नागपुर प्रदेश, छठवां है विशाखापट्टनम और सातवां है गुड़गांव दिल्ली और आठवां आता है कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। इस तरीके से देशों में औद्योगिक प्रदेश में क्या हुआ है, यह फैला हुआ है। जिसमें पहला है जैसे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, तो इस औद्योगिक प्रदेश में नासिक से लेके शोलापुर के मध्य मुंबई, पुणे, नाशिक, शोलापुर, कोलाबा, अहमदाबाद, सतारा, सांगली और जलगांव, ये जिले क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। यहाँ औद्योगिक विकास बहुत तेज़ी से भी हो रहा है। हमें मालूम है कि जैसे मुंबई में क्या होता है, व्यावसायिक राजधानी है तथा देश का बड़ा बंदर का भी माना जाता है और इससे एशिया का सबसे बड़ा या सबसे बड़े वस्त्र उद्योग प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। अगला है जैसे हुगली औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत जो विकसित औद्योगिक प्रदेश जैसा नहीं, लेकिन यह भारत का सर्वप्रथम विकसित प्रदेश माना गया है, क्योंकि हुगली नदी की जब दोनों ओर इस प्रदेश का विकास हुआ था तब कोलकाता, हावड़ा को इस प्रदेश का हृदय स्थल भी माना गया था या कहा भी जाता था। इस संदर्भ में हुगली को इस प्रदेश के ऋण के रूप में भी चिन्हित किया गया है। अगला है बेंगलुरु और कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश। जैसा कि बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी तो है, लेकिन कोयम्बटूर पड़ोसी राज्य जिसमें तमिलनाडु का प्रमुख औद्योगिक केंद्र था। दोनों देशों के बीच क्या है, एक लंबी पट्टी से जो उद्योग का विकास हुआ, जिसमें कपास को मुख्य उत्पादन माना गया था। अतः यहाँ के जो आसपास गांव या शहर जिसमें छोटे छोटे वस्त्र निर्माण केंद्र चलते रहते हैं और पूरे देश में लगभग 20% जो धागा है तमिलनाडु में बनता है और सिर्फ यह सूती वस्त्र में लगभग 91% मिल शामिल है। जो इस प्रकार औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र की प्रधानता है। बेंगलुरु में कई कंपनियों के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हिंदुस्तान वायुयान कंपनी, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, भारतीय दूरभाष लिमिटेड आदि कंपनियों के नाम से जाना जाता है। अगला है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश के दो प्रमुख शहर अहमदाबाद और बड़ौदा स्थित हैं, इसलिए इसे अहमदाबाद का बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश कहा जाता है। और इसके प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं जामनगर, राजकोट, सूरत, बड़ौदा, खेड़ा। यह प्रमुख रूप से माना गया है क्योंकि अहमदाबाद में सूती वस्त्र की सर्वाधिक मिलें हैं और सूरत में हीरे का कटिंग, सोना चांदी, जेवर, वस्त्र उद्योग विकसित होता है। और यहाँ का प्रमुख उद्योग जिसमें अहमदाबाद में इंजीनियरिंग, सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, दवाई आदि की कारखाने भी उपलब्ध मानी गई हैं। अगला है छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश। इस औद्योगिक प्रदेश का विस्तार जो लगभग पश्चिम बंगाल से लेकर दामोदर घाटी के सिंहभूम उड़ीसा तक है, इसलिए यह राउरकेला और जमशेदपुर के औद्योगिक प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। सिंहभूम का क्षेत्र जो है जिसमें लौह अयस्क, तांबा, यूरेनियम, मैग्नीज आदि के लिए दामोदर घाटी कोयला के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में लौह इस्पात और उद्योग का विकास जमशेदपुर में हुआ था। अगला है विशाखापट्टनम औद्योगिक प्रदेश। इस प्रदेश में विशाखापट्टनम जिले से लेकर प्रकाशम जिले तक स्थित है और इस प्रदेश में विकसित होने वाले जो विशाखापट्टनम है जिसमें मछलीपट्टनम की बंदरगाह प्रमुख हैं, जो गोदावरी घाटी पेट्रोलियम पदार्थ व कोयला मिलते हैं। यही कारण है कि यहाँ लौह इस्पात कारखाना भी स्थापित किया गया है।
अगला है गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, जो दिल्ली के आसपास शहरों में गुड़गांव, फरीदाबाद, मोदीनगर, मेरठ, मथुरा आदि क्षेत्रों के अंतर्गत यह स्थापित है और यहाँ पानीपत आदि भी शामिल हैं तथा इस प्रदेश का विस्तार प्रमुख रूप से विस्तृत है। इसमें खनिज स्रोत के अंतर्गत काफ़ी दूर है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, खेल के सामान, बिजली के सामान, ट्रैक्टर, साइकिल, कृषि उपकरण। आगरा औद्योगिक क्षेत्र में कांच एवं चमड़े के उद्योग भी, मथुरा में जो तेल परिष्करण उद्योग, फरीदाबाद और इंजीनियरिंग उद्योग का प्रमुख रूप से कागज उद्योग का विकास भी यहीं से हुआ था। गुड़गांव के प्रमुख उद्योग जिसमें ऑटोमोबाइल, वस्त्र निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक सामान को प्रमुख माना गया है। अगला है तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। यह प्रदेश जो है केरल के छोर पर स्थित है। इसका विस्तार तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, त्रिचूर जिले में स्थित है। यह प्रदेश जो है खनिज के प्रदेश में काफ़ी दूर तक तो स्थित है, अतः इस क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के आधार पर उद्योग का विकास हुआ था। साथ ही साथ इस उद्योग के अतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योग में चीनी उद्योग, रबड़ उद्योग, कागज, मछली आधारित उद्योग, नारियल के रेशे इस संबंधित और सीमेंट उद्योग, तेल परिष्करण उद्योग का भी इन प्रदेशों में शामिल किया गया है। आगे है जिसमें दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और कोरबा व औद्योगिक क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में स्थित यह औद्योगिक क्षेत्र है मूल रूप से स्थानीय खनिजों पर तो आधारित हैं, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना में जब भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस की तकनीकी के सहयोग से हुआ था, तब यह संयंत्र जो है कोलकाता मुंबई मार्ग पर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की भिलाई के नगर में स्थित है। लेकिन यह संयंत्र जो है लौ अयस्क से लगभग 97 किलोमीटर दक्षिण में जो स्थित दिल्ली के अंतर्गत यह दिल्ली राजहरा पहाड़ियों से आता है, जिसमें कोयला, कोरबा एवं झारखंड की झरिया खानों में आ सकता है, लेकिन अन्य खनिजों के समीप जैसे पाए जाने वाले उद्योग भी शामिल हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है कल पुर्जे या उपकरण की आपूर्ति के लिए लगी हैं, पर भिलाई जो संयंत्र है कच्चे माल की सुविधा के कारण भी इस भाग में इस्पात की रोलिंग मिल्स और रायपुर के रेल बैंक सुधारने का कारखाना भी स्थापित है। कृषि आधारित अगर राइस मिल, चावल मिल का भी विकास तो हुआ, लेकिन इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिकल्स, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आधुनिक उद्योग में काफ़ी विकसित हुआ था। औद्योगिकीकरण के प्रभाव, और इसमें कई फ़ायदे भी हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है। जिसमें उद्योग की विकास में अगर कहीं बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन होने लगा तो काफ़ी सस्ती दरों पर उपभोक्ता को क्या हो सकता है, सामान उपलब्ध हो सकता है। औद्योगिकरण के लोगों के जीवन पर भी इसका असर जो है काफ़ी विस्तृत हो सकता है या वृद्धि भी हो सकती है। उपभोक्ता वस्तुओं के कई विकल्प उपलब्ध होते हैं, जिसमें ग्राहकों को विकल्पों के अनुसार व्यापक सुविधाएं मिल सकती हैं। औद्योगिकरण के आयात निर्यात के लिए परिवहन के नए तरीके का भी विकास हो सकता है। संसाधनों का भी उपयोग होगा, विदेशी मुद्रा की कमाई भी की जा सकती है इसमें, और साथ ही साथ जैसे औद्योगिकरण में केवल लाभ ही नहीं होता बल्कि कई तरह की पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा होती हैं। उद्योग में या उद्योग के उपयोग से किए जाने जो कच्चा माल रहता है उसमें शक्ति के साधन ज़रूरत तो पड़ती है, लेकिन कच्चे माल की जो प्राकृतिक संसाधन का दोहन मतलब अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि पर इनका असर पड़ रहा है। संसाधनों और जो संसाधन है वह समाप्त होने लगा है, जैसा कि कारखानों में उपद्रव पदार्थ में जल, थल, वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या क्या हो रही है, सामने आ रही है, और सभी छोटे बड़े औद्योगिक नगर इससे ग्रसित हैं। इस तरीके से तेज गति होने के कारण औद्योगिक पर्यावरणीय समस्या की जननी भी है, क्योंकि एक सीमा के बाद भूमि, परिवहन, मजदूर, बिजली, पानी आदि महंगे तो होने लगते हैं, लेकिन मजदूरों की जो हड़ताल आदि की भी समस्याएं
होने लगी और उद्योगों का हस्तांतरण भी होने लगता है। कई बार तो सरकार भी किसी खास नगर के उद्योग में लगने से मना भी कर देती हैं, जिससे वहाँ उद्योग नहीं लग पाते और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।